हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसका पहला वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहले वीडियो में सड़क बोध तथा सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव, यातायात नियम एवं संकेत से संबंधित लगभग 250 क्वेश्चन को कवर किया था। और आज की वीडियो में वाहन एवं पर्यावरण प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, और दूसरा टॉपिक पेट्रोल डीजल एवं सीएनजी चलित वाहन, और तीसरा टॉपिक मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं 2021। ठीक है, 2021 में थोड़ा संशोधन हुआ, वैसे 2019 वाला ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में एक वीडियो और आएगा, फिर आपका सिलेबस यहाँ पे लगभग 75% कवर हो जाएगा। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वाहन एवं पर्यावरण प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो प्रश्न है उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आप, वाहनों से धुआं क्यों निकलता है। वाहनों से धुआं क्यों निकलता है साथियों? तो वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन दहन क्रिया के पूर्ण ना होने के कारण निकलता है। अगर दहन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो इसका मतलब धुआं नहीं निकलेगा, और दहन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में निकलता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन पहला करेक्ट था। नेक्स्ट है, गाड़ी से कौन सा धुआं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एरोसोल या उपरोक्त सभी। तो ये सभी निकलते हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट है, गाड़ी के धुएं से हमें क्या परेशानी होती है। तो गाड़ी के धुएं से हमें क्या परेशानी होती है? तो सांस लेने तथा त्वचा के रोग दोनों परेशानियां होती हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वाहनों से होने वाले प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो वाहनों से वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण दोनों होते हैं, लेकिन मृदा प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पे मृदा प्रदूषण यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन हाँ, जो भी इसका लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह है, ये अगर आप मिट्टी वगैरह में फेंक देते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत मृदा प्रदूषण भी होगा, लेकिन ये बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वाहनों के उपयोग के बढ़ने का कारण क्या है। तो वाहन के उपयोग का बढ़ने का कारण बढ़ती जनसंख्या, दिखावा करने की प्रवृत्ति, यात्रा करने की प्रवृत्ति। तो सभी सही है यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गाड़ी के प्रदूषण की जांच किस प्रमाण पत्र द्वारा निश्चित की जाती है। AUC, PUC, TUC। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा PUC। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है, मोटर प्रदूषण जांच केंद्र किस वर्ष बना। तो मोटर प्रदूषण जांच केंद्र है जो कि शॉर्ट में PUC कहा जाता है। तो ये किस वर्ष बना साथियों? तो 2005 में ये बना था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे PUC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट है, जैसे आपने रोड पे गाड़ी खड़ी देखी होगी बैंड टाइप की, उस पर लिखा होता है कि PUC, और इसी से मतलब पॉल्यूशन की जांच करने के लिए खड़ी होती है। नेक्स्ट है, वाहन द्वारा प्रदूषण में कमी करने के तरीके निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तेल को नियमित रूप से फिल्टर करना, ग्रीसिंग करना, इंजन तेल में बदलाव करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तेल अगर फिल्टर होकर बढ़िया क्वालिटी का होगा तो बढ़िया से फ्यूल जलेगा तो प्रदूषण कम होगा। ग्रीसिंग कर दोगे तब भी शोर शराबा कम होगा। ठीक है, इसके बाद इंजन तेल को बदल दोगे तो भी जितना नॉइस पोल्यूशन है ये सब कम होगा। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वाहन से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो सड़कों का सही रखरखाव बिल्कुल सही है, गड्ढा गुड्ढी होंगे तो ज़्यादा वहाँ शोर शराबा होगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना, लाल बत्ती होने पर गाड़ी का इंजन बंद करना। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, वाहन प्रदूषण से सबसे ज़्यादा परेशानी किस वर्ग को होती है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को, बुज़ुर्गों को और मरीजों को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, धूल के कितने साइज़ के कारण हमारे श्वास नली को प्रभावित करते हैं। तो ये करते हैं PM 2.5 से PM 10 तक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण में नहीं पाई जाती। तो वायु प्रदूषण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो मीथेन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए। तो सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण में कमी के लिए क्या क्या तरीके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाना, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, फास्टैग की शुरुआत करना। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, क्योंकि पहले पता चला कि बहुत बहुत लंबी टोल पे लाइन लग गई है तो कितना पॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे क्या है, अब फास्टैग से कम समय लगता है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में सबसे ज़्यादा 4 पहिया वाहन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मुंबई। 2020 के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में भारत के कितने शहर थे। तो भारत के 4 शहर थे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम वायु प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है, असम राज्य सबसे कम प्रदूषण वाला राज्य है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा के प्रति चेतना जगाना, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सीखना, एक पर्यावरणीय नैतिकता बनाना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की पारिस्थितिकी निर्भरता के बारे में जागरूकता बढ़ाए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, सभी ये सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई क्या है। तो डेसिबल में नापते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण कब पैदा होता है। तो 80 डेसिबल से जब ऊपर पहुंचता है तो उसे ही हम नॉइस या शोर कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पे 80 से 99 वाली रेंज है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो मिट्टी, गांध, बालू, बजरी। नेक्स्ट है, वायु अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो वायु अधिनियम है ये 1981 में बनाया गया। नेक्स्ट है, ध्वनि का मापन पैमाना कितने डेसिबल का होना चाहिए। तो ध्वनि का मापन पैमाना है ये 45 डेसिबल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण कुजनेट वक्र प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरण नुकसान के बीच संबंध को दर्शाता है। पर्यावरण कुजनेट वक्र का आकार क्या होता है। तो उल्टे यू के आकार का होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म इंग्लिश में एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व कहते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना है। तो स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो सारे सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य की फुसफुसाहट कितनी डेसिबल ध्वनि की होती है। तो फुसफुसाहट होती है 30 की होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उभयचर। नेक्स्ट है, BS4 ग्रेड तकनीक का इंजन कब देना प्रारंभ किया गया था। तो ये 2017 से देना प्रारंभ किया गया था। किसकी मापक इकाई डेसिबल है। तो साउंड की है, ध्वनि की है, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो जो निश्चित प्राकृतिक मात्रा है, इसमें जब अवांछनीय परिवर्तन होता है तो इसी को हम कहते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो देखो, प्राकृतिक स्रोत मृदा अपरदन तो है ही है, इसके बाद में प्रदूषण भी प्राकृतिक स्रोत के कारण भी होता है। जैसे कि बादल का मतलब बादल का आवाज़ जो होती है, बिजली चमकती है उसकी आवाज़ होती है, पक्षी अगर मतलब पक्षियों की आवाज़ वगैरह है, तो ये न मतलब प्राकृतिक प्रदूषण के कारण है। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिनी माता बीमारी किसके कारण होती है। तो मिनी माता पारा के कारण होती है। देखो, मिनी माता माँ पे भी आकर डंडा रहता है, ता पे भी, और पारा में भी पा पे और आ पे रहता है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशु, मतलब जो पशु होते हैं, जुगाली का मतलब जो चबाते रहते हैं बहुत देर, जो भी खाते हैं, तो पशु किस ग्रीन हाउस गैस का उत्पन्न करते हैं। तो ये मीथेन का करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से रोग होते हैं। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से साथियों कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा
टीबी और कैंसर दोनों। वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है। वैश्विक तापमान के कारण कौन कौन से हैं? वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण वनों का विकास, औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन या ये सभी। तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? तो ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। नेक्स्ट है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ पिघलती है, तभी महासागरों में जल का स्तर बढ़ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस कौन कौन सी होती है? तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकलने वाली प्रदूषित गैस। तो यहाँ पे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मतलब आधा जला हुआ अगर हाइड्रोकार्बन होता तो ये प्रदूषित होता है, और हाइड्रोकार्बन इतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता अगर तुलना इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से करी जाए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी करेक्ट होता, लेकिन अगर उपरोक्त सभी नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारण यंत्रों पर रोक लगाकर। तो वायु प्रदूषण को तो साथियों वृक्षों द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। गैसीय अपशिष्ट हैं, गैसीय अपशिष्ट क्या है? घरों से निकला गंदा पानी, सब्जी व फल के छिलके, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। तो यही यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 होते हैं, तो यहाँ पे SO2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो यहाँ पे भी SO2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ताजमहल को क्षति पहुँच रही है किसकी वजह से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा तेल जो शोधनशाला है इससे निकलने वाले वायु प्रदूषण से। और ताजमहल का रंग जो वाइट से हल्का हल्का पीला सा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो मतलब पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा CNG। नेक्स्ट है भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक क्या है? कि आवासीय क्षेत्र में अपने घर में कितनी डेसिबल तक का शोर कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने अपने घर में बहुत ज़ोर से स्पीकर बजा दिया कि पड़ोसी परेशान हो रहा है, तो वो आप पे कार्रवाई कर सकता है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिन के समय में 55 dB तक का आप शोर कर सकते हो, और रात के समय है वो क्या है कि आप 45। ठीक है, लेकिन लोग बहुत रात में भी म्यूज़िक वगैरह बजाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण पर जुर्माना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लगाया जाता है। और साथियों इसकी स्थापना भी आप याद कर लेना कि इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1974 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है एक प्रस्थानकर्ता जंबो रेट नहीं, यहाँ पे जेट होना चाहिए, कितने डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये लगभग 120 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मफलर पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन मफलर पहनना, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा क्या है, यह जीव का नाम है, ये भी गलत है। करेक्ट होगा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों, कारखानों इत्यादि जगह पर पंक्ति में वृक्षारोपण करना। तो पंक्तियों में जब वृक्षारोपण कर दिया जाता है, इससे पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो ध्वनि को भी मतलब इधर से उधर कम जाने देते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं, कम होता है इससे। तो इसी को कहते हैं ग्रीन मफलर पद्धति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे USDA नेशनल एग्रो फॉरेस्टिंग सेंटर के अनुसार पेड़ों और झाड़ियों के ठीक से डिजाइन किया गया हो अगर, तो प्रतिरोधकों में मानव कानों के अनुसार शोर कितना नियंत्रित किया जा सकता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 dB या 50% तक। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने dB से कम ध्वनि जीवित जीवों के लिए हानिकारक है? तो कितने से नहीं है,
तो देखो 80 से ज़्यादा तो शोर हो जाता है, तो 80 से ज़्यादा जब हमें नुकसानदायक है तो 80 से कम वाली भी हल्की फुल्की नुकसानदायक होगी, ठीक है। तो 70 से कम वाली होती है उसे हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए नुकसानदायक कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में बाहरी ध्वनि मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं के कारण होती है? तो मशीन, परिवहन, प्रसार प्रणालियाँ या ये सभी, तो ये सभी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण एक तो माइग्रेन मतलब सर दर्द बिल्कुल होता है, और श्वसन रोग ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के बाद स्वास्थ्य विकारों के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण के बाद स्वास्थ्य विकारों के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो कारक है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर साथियों हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो वायु प्रदूषण हमारे लिए नुकसानदायक रहता है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण तब पैदा होता है जब ध्वनि अधिक होती है। तो 80 से ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है? तो 80 से 99 डेसिबल, ठीक है। कहीं दिया होगा 85 से ऊपर, 90 से ऊपर, तो आपको याद रखना है अगर एक दिया होगा तो 80 होगा, नहीं तो 80 से 99 तक। नेक्स्ट है, लंबे समय तक चलने वाली तेज़ आवाज़ निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? तो उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कान के पर्दे की क्षति, तंत्रिका अवरोध, तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। तो निर्वात में साथियों ध्वनि तरंगे हैं वो संचरण नहीं कर सकती, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? यहाँ पे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं, ऐसा क्वेश्चन होता तो बिल्कुल सही होता। तो जो रेडियो तरंगे हैं ये आयन मंडल से होती हैं, क्योंकि आयन मंडल में ही ये इस टाइप के जो सैटेलाइट होते हैं छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो साथियों ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, और प्रकाश की होती है अनुप्रस्थ, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का अनुसरण करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण, प्रतिध्वनि का मतलब है इको का निर्धारण के लिए। अब दिन में अगर उड़ेंगे तो दिन में तो इतना शोर शराबा होता है कि ये इको सही से सुन ही नहीं पाएंगे, तो टकरा जाएंगे इधर उधर। रात में जब शांत होता है तब ये उड़ते हैं, तब क्या है कि शांति से इन्हें इको सही से समझ आ जाता है। तो आप बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें रात में उड़ना पसंद है। कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं जिसका अनुसरण करते हैं, और दिन में ये तरंगे इनकी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं शोर के कारण, इस वजह से ये रिस्क नहीं लेते हैं। फिर ध्वनि तरंग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंगे होती हैं ये किस पर निर्भर करती हैं साथियों? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव है ये साथियों ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक, यातायात, गीत, हेलीकॉप्टर या जेट उड़ान? तो यहाँ पे जेट उड़ान होगा। जेट उड़ान की शोर बहुत ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा कितने ऊंचाई पे उड़ता है तब भी कितना शोर आता है। हेलीकॉप्टर तो नीचे उड़ता है तब शोर आता है, तो समझ सकते हो आप। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। गलती से वायु प्रदूषण मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। कंडीशन होती है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यहाँ पे, ठीक है, और एयर होगी वो ड्राई होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो जल, निर्वात, वायु या स्टील? तो स्टील यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्टील से कम जल में होगी, जल से कम वायु में होगी, और जीरो किस में होगी? निर्वात में। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा है। तो मनुष्य के लिए शोर की जो सहन सीमा है वो 80 dB की है। उड़ते हुए वायुयान का वेग ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ज्ञात किया जाता है।
नेक्स्ट है मनुष्य किस आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है? तो मनुष्य 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव हैं? एक तो अनुकूल मतलब अच्छे, प्रतिकूल मतलब बुरे। तो बहरापन, तो बिल्कुल ये भी सही है। प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। भ्रूण में दोषों का विकसित करता है, बिल्कुल सही है। संचार कौशल और सोच की आवश्यकता वाले कार्यों में मानव प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ज़्यादा शोर में बैठे होगे तो चिड़चिड़ापन हो ही जाएगा। और उक्त रक्तचाप, तो ये भी सही है। तो सारे सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण कारण बन सकता है स्वर्ण क्षीणता का, अनिद्रा का, रक्तचाप में वृद्धि का, ये सभी, तो ये सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की अवधि, व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये तो बिल्कुल गलत है। मानव के कान में संवेदनशीलता, सही है। ध्वनि की आवृत्ति सीमा, ये भी सही है। तो जिसमें सी ना हो वही करेक्ट है, तो पहला ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। शोर का स्तर कम हो जाता है क्योंकि हम शोर के स्रोत से दूर होते हैं। हाँ, ये बात सही है, जब स्रोत से दूर हो जाएंगे तो स्तर भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च सतह द्रव्यमान घनत्व वाले पदार्थ अच्छे शोर बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण नियम 2020। ध्वनि प्रदूषण नियम 2020 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के लिए रात के समय का निर्धारित ध्वनि मानक कितना है? तो यहाँ पे रात के समय का 40 है, दिन के समय का 50 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता 2 गुनी बढ़ जाती है तो उसमें डेसिबल में ध्वनि का स्तर बढ़ जाता है, तो 10 डेसिबल लगभग। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष बना? तो अभी हमने ऊपर देखा था, सन 2000 में बना था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या नहीं है? तो वैक्यूम क्लीनर, रोड रोलर, मोटरसाइकिल। तो इलेक्ट्रिकल वाहन नहीं होते हैं, ये बहुत ही कम आवाज़ करते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास से इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? सड़क के किनारे पेड़ लगाना, बिल्कुल सही बात है। लाउड स्पीकर बजाने के लिए नियमावली बनाना, ये भी सही है। उद्योग एवं कारखानों को घनी आबादी वाले इलाके से दूर स्थापित करना, तो सभी उपाय हैं ये कारगर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मिलान करने, यानी कि 2 पहिया वाहन होते हैं मोटरसाइकिल, इसमें लगभग 80 डेसिबल का शोर होता है। यात्री कार या पेट्रोल चलित इनमें 82 का, और 40 किलोग्राम से डीजल इंजन उपयुक्त तिपहिया वाहन 85 से, और हमारा जो ट्रक 40 से 4,000 से 12,000 वाले का लगभग 89 डेसिबल, और 12,000 किलोग्राम से अधिक वाले का लगभग 90 डेसिबल। तो साथियों इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कवर हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर हमारा हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, कि पहले का ए दूसरे का बी। अब साथियों हम अगले टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 5 हमारा है पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी चलित वाहन, इससे संबंधित क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी सी हिंदी में आपको दिक्कत हो सकती है, मैं इंग्लिश में भी बताता चलूँगा। पहला क्वेश्चन है इंजन की चाल को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो चाल को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवित मिश्रण को क्या कहते हैं? तो एलपीजी कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि आईसी इंजन में नॉकिंग की प्रवृत्ति को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो नॉकिंग की प्रवृत्ति को किसके द्वारा कम किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ लें। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, टीडीसी के ठीक पहले ईंधन का मतलब इंजेक्शन करें। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो कैसे आप समझोगे? देखो आपने पढ़ा होगा
स्पार्क एडवांस। तो स्पार्क एडवांस का मतलब ये है कि पिस्टन की 3 लोकेशन है। अगर यहाँ पे आपने पिस्टन ऊपर की ओर जा रही है तो यहाँ पे है तब आप का फ्यूल जला, दूसरा यहाँ पे है तब जला, और तीसरा यहाँ पे है तब जला। तो ये वाली जो पोजीशन होगी एडवांस में, इसमें स्पार्क पहले हो गया। तो स्पार्क जितना पहले कर दोगे मतलब फ्यूल जितना पहले से जल जाएगा, ठीक है। अगर CI इंजन है तो उसमें तो खुद ही फ्यूल जल जाएगा, तो जितना पहले जल जाएगा तो उतना ही नॉकिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ठीक पहले अगर इसको फ्यूल को जलाएंगे तो हमारी नॉकिंग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से पीछे से सुने तो आपको शायद समझ आ जाएगा। LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, ये लगा देते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बल्कि होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपको सही लगाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन की ऑक्टेन और सीटेन रेटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बेसिकली पेट्रोल इंजन में ऑक्टेन नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और डीजल इंजन में क्या होता है? सीटेन नंबर। तो यहाँ पे बात हो रही है पेट्रोल इंजन की, तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। डीजल में ऑक्टेन के साथ साथ सीटेन उच्च होना चाहिए, ऐसा नहीं ज़रूरी है। डीजल में उच्च ऑक्टेन, डीजल में उच्च ऑक्टेन नहीं, डीजल में तो हमें कम ऑक्टेन चाहिए होता है, सीटेन ज़्यादा चाहिए होता है। तो डीजल में ऑक्टेन निम्न और सीटेन उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, LPG में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो आपको याद रखना है ब्यूटेन यहाँ पे करेक्ट होगा। वास्तविक गैस में मतलब नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेट 130 होती है, आपको याद रखना है कि अप्रॉक्सीमेट 130 होती है। साथ ही साथ और चीज़ें भी थोड़ा देख लो कि जो हमारा डीजल होता है, डीजल का सीटें नंबर कितना होता है, क्या रेंज लगभग होती है? तो 45 से 50 होती है डीजल की। और पेट्रोल का सीटें नंबर होता है ये हमारा लगभग 90 से 95, ठीक है, 90 से 95 की रेंज में। अच्छा पेट्रोल होगा तो 95 उसका होगा ऑक्टेन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। और CO और H2 का मिश्रण होगा तो कहेंगे इसे जल गैस, ठीक है। और यहाँ पे कोल गैस किसे कहेंगे? कोल गैस, कोल गैस में आपकी हाइड्रोजन, मीथेन और साथ ही साथ कार्बन मोनो, ठीक है। तो तीनों को मिला लेंगे तो हो जाएगी कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, समान संपीड़न अनुपात के लिए एक आदर्श ऑटो चक्र में कौन सी गैस उच्चतम दक्षता का उत्पादन करेगी? हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हीलियम? तो हीलियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंजन के लिए स्पार्क प्लग गैप कितना होना चाहिए? तो 0.5 से 0.7 mm। गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या, गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या है, इसके परिमाण है, मतलब किस चीज़ को ऑक्टेन संख्या दिखाती है, ये हमें बेसिकली बताना है। तो गैसोलीन की ऑक्टेन संख्या नॉकिंग प्रवृत्ति को, नॉकिंग टेंडेंसी को दिखाती है, ठीक है, नॉकिंग टेंडेंसी को, कि जितना ज़्यादा होगा ऑक्टेन संख्या उतना नॉकिंग की प्रवृत्ति होगी वो कम होगी। ऐसे ही जो सीटेन नंबर होता है डीजल का, सीटेन नंबर हमारा इग्निशन डिले को दिखाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने से प्राप्त होती है। मिस्टेक बहुत हैं इस बुक में, लेकिन आपको समझना है कि 1 ग्राम को अगर हवा या ऑक्सीजन में जलाएंगे तो मात्रा मिलती है, उसे कहते हैं ऊष्मीय मान, कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ऊष्मीय मान, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। कैलोरी मान नहीं होगा, कैलोरीफिक वैल्यू होता है ऊष्मीय मान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जो जीवाश्म से हमें प्राप्त नहीं होता है तो नाइट्रोजन, ठीक है।
बाकी तो सारे जीवाश्म से ही प्राप्त होते हैं। एक डीजल इंजन में एक ईंधन अंताक्षेपक का मतलब इंजेक्टर का कार्य क्या होता है? तो इंजेक्टर का कार्य होता है इंजन में परमाणुकृत ईंधन का छिड़काव करना। ठीक है। नेक्स्ट है MPFI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है। यहीं पे एक CRDI की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, वैसे मैं बता देता हूँ, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ईंधन का कणीकरण किस में होता है? कणीकरण मतलब उसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है, तो इंजेक्टर। ठीक है, इंजेक्टर द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि? पानी क्यों नहीं बुझा पाता? क्योंकि पेट्रोल होती है उसका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कम होता है, तो पेट्रोल ऊपर ही है। मतलब अगर कहीं आग जली, आपने पानी डाला तो पेट्रोल ऊपर ही तैरने लगेगी, तो वो तो जलती रहेगी। तो यहाँ पे करेक्ट होगा, अपने सापेक्षिक घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है ऊपर ही, इसलिए नहीं बुझ पाती है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि ऑक्सीजन भी जलने के बाद वाटर से मिलती है तो और तेज़ी से जलता है, लेकिन मेन कारण यहाँ पे ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, लेकिन हीलियम यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम है? तो कौन स्वच्छतम है? कोयला, पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस? तो इन सब में तो प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CRDI प्रणाली पंप में दबाव डीजल पंप का दबाव उत्पन्न करता है, कितना उत्पन्न करता है? तो पढ़ा होगा आपने 1000 से लेकर 2000 बार तक। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये 1600 बार हो जाएगा। नेक्स्ट है, हस्त प्राइमिंग प्रज्वलन हैंड प्राइमिंग उपकरण की सहायता से ईंधन को किस में पंप किया जाता है? तो FIP में करते हैं, हैंड प्राइमिंग का होता है। तो ईंधन फ्यूल इंजेक्टर पंप, हिंदी में फ्यूल इंजेक्टर पंप, ईंधन अंतःक्षेपण पंप। ठीक है। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? CNG को पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट का फ्रेंडली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है, ये कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो मीथेन रहता है। ठीक है, CH4। स्वतः दहन किस पदार्थ में होता है? स्वतः दहन मतलब सेल्फ इग्नाइट होता है, तो फास्फोरस सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, हवा में रखोगे तो सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डीजल इंजन के लिए ईंधन आपूर्ति प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखो, हिंदी में नाम है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। आपूर्ति पंप का मतलब है सप्लाई पंप। ठीक है। फिल्टर तो आपको पता ही होगा। वायु निर्मलक का मतलब है कि एयर क्लीनर। और फुहार तुंड मतलब इंजेक्टर। ठीक है। तो फिल्टर भी होता है, ये भी होता है, एयर क्लीनर नहीं होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस का ईंधन मान सबसे अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है। मतलब 1 ग्राम फ्यूल को अगर हम वायु या ऑक्सीजन में जलाएंगे तो जिससे सबसे ज़्यादा हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, तो हाइड्रोजन से मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्का और सबसे अधिक वाष्पशील तरल ईंधन है? तो सबसे हल्का और सबसे वाष्पशील तो गैसोलीन होगा, क्योंकि जैसे पेट्रोल आपने देखा होगा कि कहते नहीं कि पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी मिट्टी का तेल, डीजल। तो गैसोलीन की वाष्पीकरण सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, डीजल इंजन चक्र की दक्षता ऑटो चक्र दक्षता तक कब पहुँच जाती है? तो डीजल इंजन की दक्षता है ऑटो तक कब पहुँच जाएगी? तो जब इसका होगा कट ऑफ शून्य होगा। ठीक है। कट ऑफ जब शून्य होगा तो पहुँच जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधा कहाँ स्थापित नहीं है? ठीक है। कहाँ स्थापित नहीं है ये बताने, ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम अंडरग्राउंड पेट्रोलियम को स्टोर किया जाता है इमरजेंसी के लिए। तो ये 3 जगह पे है अपने इंडिया में। तो यहाँ पे पादुर, विशाखापट्टनम और चांदीखोल में है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य जेट ईंधन आमतौर पर किसका परिष्कृत रूप होता है? तो सामान्य जेट इंजन में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है, बेसिकली ये पूछा था, तो केरोसिन यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिस्टन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पिस्टन का मुख्य कार्य होता है इंजन के स्ट्रोक को पूरा करना, यहाँ पर करना की जगह पूरा करना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलियम शब्द का क्या अर्थ है? ओलियम OLEUM, ओलियम शब्द का अर्थ क्या है? तो ओलियम शब्द का अर्थ है तेल। वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ईंधन कहा जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है। नेक्स्ट है लाल तत्व कोक पर जल वाष्प प्रभावित करते हैं। तो कोक पे करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, जल वाष्प से हाइड्रोजन बन जाएगी तो जल गैस बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। आदर्श ईंधन का गुण सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल गुण है। महंगा होना चाहिए, महंगा तो बिल्कुल, यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, तो महंगा नहीं होना चाहिए। निम्न में से किसके द्वारा अक्षय ऊर्जा मतलब रीन्यूएबल एनर्जी स्रोत से अधिकांश नुकसान होता है? तो क्या डिसएडवांटेज है मतलब अक्षय ऊर्जा का? तो उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, भाई इसमें तो अपशिष्ट बचते ही नहीं है, सोलर एनर्जी में कुछ थोड़ी ना बचता है, ऐसे विंड एनर्जी में नहीं बचता, तो ये तो गलत है। इसके बाद उच्च चल लागत, चलने में ज़्यादा लागत आती है, बिल्कुल गलत है। अत्यधिक प्रदूषण, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन सही है। अविश्वसनीय आपूर्ति, मतलब सप्लाई है वो भरोसेमंद नहीं होती है। जैसे कि पता चला अभी धूप बहुत निकली तो सोलर पैनल काम कर रहा है, जहाँ मौसम ख़राब हो गया तो वहाँ नहीं काम कर रहा है। ऐसे ही विंड एनर्जी का भी हवा नहीं चल रही तो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए अविश्वसनीय आपूर्ति यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक ईंधन नहीं है। मृदा, तो मृदा ईंधन नहीं है, बाकी सारे ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्क प्रज्वलन इंजन में क्रॉकिंग नहीं नॉकिंग होना चाहिए। नॉकिंग किस प्रकार कम किया जाता है? तो नॉकिंग कम करने के लिए बस आपको ये याद रखना कि जो स्पार्क एडवांस यहाँ पे हो रहा था, पिस्टन ऊपर को जा रही, पहले यहाँ पे हो रहा था, अब हमें ये पिस्टन है तो हमें यहाँ पे कराना है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अग्रिम स्पार्क को धीमा करके। अग्रिम स्पार्क का मतलब है प्री इग्निशन को धीमा करके, ठीक है। वैसे और एक दूसरा तरीका होता है कि अगर हम कंप्रेशन रेशियो है उसको अगर हम कम कर देंगे तो भी हमारा क्या होगा कि मतलब जो नॉकिंग की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, और स्पार्क एडवांस अगर कर देंगे तो नॉकिंग बढ़ेगी। बस 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस टॉपिक के यहाँ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जो क्वेश्चन है 1988 और 2019 में जो हुआ है इससे संबंधित क्वेश्चन। तो साथियों, जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां होती हैं और भाग होते हैं संविधान के, ऐसे ही मोटर वाहन अधिनियम में क्या होता है कि यहाँ पे अध्याय होते हैं। तो अध्याय 14 होते हैं और धाराएं होती हैं 217। तो 217 में इस तरीके से होता है कि जैसे अनुच्छेद में भी होता है कि यहाँ पे धारा 2A, धारा 2B, इस तरीके से। तो टोटल धाराएं 320 हो जाती हैं, वैसे 217 हैं और अध्याय 14 हैं। इनका एक सेपरेट वीडियो अलग से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही अपने आप में काफ़ी वाइड हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 45 सेकेंड की परीक्षण अवधि के लिए चक्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है, संकेतों की अनुमानित विधि में पैदल यात्री द्वारा पार करने में लगने वाला औसत समय। पैदल यात्री कितनी देर में रोड क्रॉस कर जाएगा औसत समय? तो ये यहाँ पे है 7 सेकंड का।
केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो सड़क परिवहन और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहाँ पे हैं नितिन गडकरी जी। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धारा 9। ठीक है, धारा 9 लाइसेंस प्रदान करने के संबंधित है। अभी सारी धाराएं डिस्कस कर लेंगे जिनमें से जो जो इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि जैसे अनुच्छेद भी इतने सारे हैं लेकिन एग्ज़ाम में कुछ ही आते हैं, तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट धाराएं होंगी वो अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आए आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। तो जब इससे अन्य यातायात के लिए असुविधा या खतरा होने की संभावना हो, जब सामने वाला वाहन गति कर रहा हो, रात्रि के दौरान, उपरोक्त सभी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि रात्रि के दौरान हम ओवरटेक नहीं कर सकते। सामने वाला वाहन की गति कम है तो कर सकते हैं ओवरटेक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने वाहन खड़ा करना। तो यहाँ पे अस्पताल के बाहर वाहन खड़ा करना ये तो अनुचित है। नेक्स्ट है पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 के, तो यहाँ पे ये भाग 4 में आता है। ठीक है, जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य के लिए अलग भाग है, नागरिकता के लिए अलग है, ऐसे ही पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए भाग 4 है। यातायात संकेत में शामिल है चेतावनी, संकेत पोस्ट, दिशा पोस्ट, सड़क पर निशान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस के निरसन से संबंधित है? तो बीमारी या विकलांगता के आधार पर आपका लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। किस धारा के अंतर्गत ये यहाँ पे है? तो यहाँ पे धारा 16 के अंतर्गत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा सम्मेलन विदेशी लाइसेंस पर ड्राइविंग के नियमों को सही ठहराता है? विदेशी लाइसेंसों को, तो यहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन 1949। नेक्स्ट है सड़क संकेतों के विनिर्देश डैश द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा IRC 67। नेक्स्ट है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो धारा 25 साथियों यहाँ पे संबंधित है पृष्ठांकन का हस्तांतरण, पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल की कौन सी विधि संतृप्ति प्रवाह पर आधारित है? तो ये आपको याद रखना है, वेबस्टर विधि। नेक्स्ट है केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार HSRP का पूर्ण क्या नाम है? तो H का मतलब हाई, S का सिक्योरिटी, R से रजिस्ट्रेशन, P से प्लेट। तो उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट। ऑप्शन दोनों सेम ही है तो कोई सा भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम 1988 कि कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा। तो मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा है धारा 18 के अंतर्गत 20 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चलाएगा। मतलब 18 से ज़्यादा का तो मतलब कार और मोटरसाइकिल चला सकता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस बनना है जिसे हैवी लाइसेंस कहते हैं इसके लिए 20 वर्ष का। ठीक है, और LMB लाइसेंस बनने के एक मतलब महीने के बाद आप इसे भी बनवा सकते हैं ट्रांसपोर्ट को। स्टॉप चिन्ह का आकार क्या होता है? तो अष्टकोणीय होता है। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अष्टकोणीय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क का दृश्य रूपरेखा के लिए जिन संकेतकों का चिन्हन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं?
तो उन्हें साथियों कहते हैं रोडवे डिलाइनेटर। ठीक है। सड़क का दृश्य रूपरेखा के लिए जिन संकेतकों का चिह्न किया जाता है उन्हें कहते हैं रोडवे डिलाइनेटर। तो साथियों आपने देखा होगा जैसे रोड पे साइड में जब मोड़ होता है तो इस तरीके से पोल लगे होते हैं, इन पे रेडियम टाइप का लगा होता है जो चमकता है, और रोड में जो बीच में क्रॉस करने के लिए होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, तो इनमें लाइट पड़ती है तो ये जलते हैं। ये सब होते हैं रोड पे डिलाइनेटर, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन का इंजन शुरू करने से पहले क्या जांच करना चाहिए? तो रेडिएटर का जल स्तर और इंजन तेल स्तर आपको ज़रूर यहाँ पे चेक करने चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में किसका प्रावधान है? तो धारा 19 में प्रावधान है कि ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने की लाइसेंस प्राधिकारी की शक्ति। तो ये धारा 19 के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निकासी समय का रंग कैसा होता है? तो निकासी समय का रंग होता है ये अंबर होता है। ठीक है, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड पोस्ट आमतौर पर कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो गाइड पोस्ट होते हैं ये 0.08 m मतलब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी से संबंधित है? तो धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए धारा 5। ठीक है। धाराओं में अभी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, धाराएं एक साथ जब पढ़ाई जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 12 किससे संबंधित है? तो धारा 12 संबंधित है मोटर वाहन चलाने में निर्देश देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों का लाइसेंस या विनियमन। ठीक है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन अधिनियम में धारा 88 ड्यूटी से अनुपस्थित होने के लिए कटौती से संबंधित है। तो ये साथियों किससे संबंधित है? तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में ही धारा 88 दे रखा है, तो धारा 88 वाला करेक्ट होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा 10 का संबंध किससे है? तो धारा 10 का संबंध साथियों होता है ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की सामग्री और प्रपत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप स्कूल का ट्रैफिक साइन देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको वाहन को अपना धीमा करके सावधानी से निकालना चाहिए। ठीक है, धीमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना है तो निजी वाहनों में अनुमति, रात्रि के समय अनुमति, तो सभी वाहनों में प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है, मोटर वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस की प्रभावशीलता की सीमा क्या होती है? तो प्रभावशीलता का मतलब बेसिकली ये है कि लर्नर लाइसेंस है वो हम कहाँ से बना सकते हैं कि तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पूरे भारत में प्रभावी। ठीक है, पूरे भारत में हम कहीं से बनवा सकते हैं और कहीं भी हम चला भी सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे आपको नहीं चलाना है जब तक लर्निंग लाइसेंस हो। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन केस में, ये तो आपको बिल्कुल रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिट एंड रन के केस में 2 लाख का मुआवजा और डेथ होने पे 5 लाख का। क्या कोई दीवानी अदालत इस अधिनियम के तहत परमिट देने के सवाल के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, दीवानी न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस प्रदान करने से पहले हल्के वाहन चलाने का कितना अनुभव होना चाहिए? तो आपका LMB लाइसेंस बन गया उसके 1 महीने के बाद, तो 1 महीने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय क्या पहनना चाहिए? तो हेलमेट पहनना चाहिए। सिर की सुरक्षा से संबंधित होती है धारा 129। सभी मोटर वाहनों को कौन सा बीमा द्वारा कवर होना कंपलसरी है? तो थर्ड पार्टी बीमा, तृतीय पक्ष का बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरटेक करने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? तो ओवरटेक करते समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आगे की सड़क आपको स्पष्ट दिखाई दे और ओवरटेक करना सुरक्षित है। ठीक है। अब आगे की सड़क आपको नहीं दिखा रही, आपने आगे को बढ़ा दी तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट देने के लिए
किन टेस्टिंग एजेंसियों को अधिकृत किया गया है? तो साथियों इनके आपको ये तीनों याद रखनी है। केंद्रीय सड़क और अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है ये। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में है ये। नेक्स्ट है वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, तो ये अहमदनगर में है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 का क्या निष्कर्ष निकलता है? तो धारा 112 का निष्कर्ष है गति सीमा को पार नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्पीड लिमिट से संबंधित है 112। व्यक्तिगत वाहन ए मोटर वाहन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जिसमें एक अर्ध ट्रेलर जुड़ा हुआ है। गिव वे साइन का आकार लास्ट वीडियो में बताया था कि त्रिकोण का आकार होता है, लेकिन उल्टा त्रिभुज होता है इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषेध है? तो पार्किंग साथियों निषेध कहाँ पे है? एक तरफा सड़क पर एक खड़ी हुई गाड़ी के सामने खुले स्थान पर या पैदल पथ पर। तो पैदल पथ पे पार्किंग नहीं करना है। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की शुरुआत के संबंध में राज्य सरकार की क्या भूमिका है? केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत योजना को लागू करने के लिए, ये भी सही है। केंद्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 होना चाहिए के तहत अधिकृत परीक्षण एजेंसियों द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाण पत्र के द्वारा विक्रेताओं का चयन करने के लिए। और लास्ट है विक्रेता के चयन के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्लेटों को जारी करते समय उचित नियंत्रण का प्रयोग किया जा रहा है। तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपने देखी होगी। आजकल नंबर प्लेट पे क्या है कि मतलब पहले कैसे भी कलर के आप अपना नंबर लिखा लो, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका मतलब एक होलो मार्क होगा और इसके बाद में यहाँ पे इंडिया लिखा होता है IND। यहाँ पर आपका नंबर होगा यहाँ तक बड़ा बड़ा अक्षरों में, और एक 7 डिजिट का यूनिक कोड यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो ये नंबर प्लेट लगानी होती है। अब पता चला कि इससे चोरी चकारी भी ज़्यादा नहीं होगी, कि पता चला कि पहले चोर चुरा ले जाते थे और नंबर प्लेट तुरंत बदल देते थे, लेकिन ये नंबर प्लेट बदलोगे तो आपके लिए यहाँ पे ये नंबर 3 वाला पॉइंट दिया गया कि विक्रेता के लिए चयन के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए इन प्लेटों को जारी करते समय उचित नियंत्रण। ये नहीं कि चोर को ही ऐसी प्लेटें दे दी गई हैं वो भाई बदल के ले जा रहे हैं, तो उचित नियंत्रण इनका रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अधिकृत अधिकारी कब वाहन जब्त कर सकता है? तो वाहन जब्त बीमा कवर अगर नहीं है तो जब्त नहीं करेगा, फाइन लगा देगा। गति सीमा अधिक है तब भी फाइन लगा देगा। एक वाहन वैध पंजीकरण या परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया तब पकड़ लेगा। जब्त का मतलब सीज कर देगा। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन ही वाहन का नहीं है। वाहन में IDP जारी किया जा सकता है। तो वाहन में IDP मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, तो भारत में तो भारत वालों का ही जारी किया जा सकता है। ठीक है, भारत में भारत वालों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक तरफा यातायात में एक नुकसान है? तो एक तरफा यातायात में एक नुकसान है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे औसत यात्रा गति में वृद्धि। नेक्स्ट है सिग्नल सिस्टम का अधिक प्रभावी समन्वय, वाहनों की अधिक प्रवाहित आवाजाही या ओवरटेक करने की अधिक संभावना। तो ओवरटेक करने की अधिक संभावना आपके लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है जेब्रा लाइन होती हैं तो ये पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर परिवहन वाहनों के संबंध में भुगतान किए गए एक मुश्त कर की वापसी से संबंधित प्रावधान क्या है? कि आपने गैर परिवहन का वाहन के संबंध में भुगतान किए गए एक मुश्त कर की वापसी, जो भी टैक्स लगा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। छोटे आकार का सूचना बोर्ड का व्यास क्या होता है? तो छोटे आकार के सूचना बोर्ड लगे होते हैं, जैसे कोई छोटे आकार का होगा, उससे बड़े आकार का, उससे बड़े आकार का। तो छोटे आकार का सूचना बोर्ड का व्यास होता है
ये क्या होता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि 2 फीट का व्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 600 mm। यदि गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किस प्रकार का बोर्ड लगाया जाना चाहिए, तो बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है, कि ये वाहन है, ये 10 साल बाद कंडम हो जाएगा, ये 20 साल बाद, ये 15 साल बाद, ये किसके पास है, तो ये केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यदि आप ट्रैफिक लाइट द्वारा नियंत्रित चौराहे पर यू मोड लेना चाहते हैं, मतलब ये चौराहा है, आप इधर से जाके ऐसे आना चाहते हैं, तो आप कब यू टर्न लेंगे, तो पहला ऑप्शन है कि यू मोड बनाने से पहले प्रकाश के हरे होने की प्रतीक्षा करेंगे, चौराहे पर पुलिसकर्मी की स्थिति पर यू मोड़ लेंगे। तो चौराहे पर पुलिसकर्मी होने की स्थिति में हम यू टर्न लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है HSRP की शुरुआत के संबंध में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, तो उच्च सुरक्षा पंजीकरण, प्लेट के मानकों और विशिष्टताओं को अधिसूचित करना, उन परीक्षण एजेंसियों को सूचित करना जिन्हें प्लेटों का परीक्षण करना है, और इन विशिष्टियों के आधार पर विक्रेताओं को प्रकार की स्वीकृति देना, कार्यान्वयन की तारीख को अधिसूचित करना। तो साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सड़क ए 250 वाहन है, सड़क बी पर, जैसे इस तरीके सड़क ए है, यहाँ पे इस तरीके सड़क बी है, यहाँ 250 वाहन है, इधर 200 वाहन है। 250 वाहन को पार करने के लिए 15 मिनट का समय लगता है, तो 200 के लिए कितना लगेगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 15/200 50 और गुणा 200। तो आप यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 से काटोगे तो 4 और 3 की गुणा कर दोगे तो 12 आ जाएगा, 12 सेकंड का समय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय अगर मोबाइल फ़ोन पे आपने बात करी तो आप पे भाई पेनल्टी पड़ जाएगी और 5,000 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कुछ और पेनल्टी होती हैं वो भी आपको याद रखना है। अगर आपने ड्राइव किया, ड्रिंक एंड ड्राइव, तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के आपको ओनली 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, और गाड़ी का आपका बीमा नहीं है तो आपको 2,000 देने पड़ेंगे। गलती से भी बिना लाइसेंस के पकड़े गए तो अब वो ज़माने चले गए हैं जब कम पैसे जाते थे, अब 5,000 रुपये पड़ेंगे। इसलिए लाइसेंस ना हो तो वाहन ना चलाएं। नेक्स्ट है बिना बीमा वाले वाहन को चलाने के लिए क्या परिणाम होते हैं, तो बिना वाहन चलाने के लिए क्या परिणाम होते हैं, तो साथियों यहाँ पे कारागार के अधीन होगा जो 3 माह तक हो सकता है, और 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यहाँ पे जुर्माना 5,000 रुपये होगा, करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है दोनों तरफ सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल कितने संघर्ष बिंदु होते हैं, तो जंक्शन पे संघर्ष बिंदु होते हैं 6, मेजर होते हैं 4 और माइनर होते हैं 2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दुर्घटना के 1 घंटे बाद का जो समय होता है तो इसे सुनहरा घंटा कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के धारा 45 के तहत आदेश से व्यथित व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने में कितना समय लगता है, तो 30 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है क्या कोई NRI विदेशी यूरोपीय लाइसेंस या किसी विदेशी देश द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर भारत में वाहन चला सकता है, तो यदि लाइसेंस जारी देश से वैध IDP प्राप्त हो तो गाड़ी चला सकता है, और तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं चला सकता है। ठीक है, संघर्ष बिंदुओं की अधिकतम संख्या डैश से बनती है, तो संघर्ष बिंदुओं की अधिकतम संख्या होती है, ये दोनों सड़कों पर 2 तरफा नियमन से बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता कितनी होती है? मतलब रजिस्ट्रेशन आपको अस्थायी, उसके बाद आपने सुना होगा कि 1 महीने में हमारी आरसी आ जाएगी, तो 1 महीने से पहले का स्थायी पंजीकरण होता है और 1 महीने के बाद आपका स्थायी हो जाता है। ठीक है, जब आरसी आ जाती है और ये अगर नहीं आई तो नवीनीकरण नहीं होगा। जैसे लर्निंग लाइसेंस हमारा 6 महीने हो गए तो दोबारा से फिर से बनवाना पड़ेगा, उसी तरह से। नेक्स्ट है, मोटर वाहन में फॉग लैम्प का उपयोग, तो जब धुंध होती है कोहरे में तब फॉग लैम्प का उपयोग करते हैं, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीट बेल्ट अगर नहीं पहनोगे तो सजे 100 रुपये थी, अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो अब 1000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहनों को अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के प्रावधान के लिए है? जैसे कि आप अगर यूपी में रहते हैं, रहने वाले हैं, और आप हरियाणा में जॉब कर रहे हैं, आपने हरियाणा से कोई वाहन ले लिया तो यूपी में ट्रांसफ़र कराना है उस वाहन को, तो आपको यहाँ पे कौन सी धारा के अंतर्गत कराना होगा? आरटीओ पे तो धारा 47 के अंतर्गत। ठीक है, बाकी आप किसी भी स्टेट में चला सकते हैं वाहन, कोई दिक्कत उससे है नहीं। नेक्स्ट है, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 जुर्माना था, अब 5000 रुपये जुर्माना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नहीं, ओवर स्पीड है साथियों, यहाँ पे मैं गलत बता गया कि मतलब अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 5000, अगर ओवर स्पीड से हैं तो 2000, हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं है तो 1000, ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे 10,000। ठीक है, और अगर आपके पास बीमा नहीं है तब भी आपको 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या अदालत किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। हाँ, यह वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है जहां वाहन का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया हो, तो लाइसेंस रद्द कर देगी। नेक्स्ट है, भारत में जारी आईडीपी का मतलब है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की वैधता क्या होती है? तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की वैधता होती है 1 वर्ष की। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा। ठीक है, 1 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो, प्रतीक का उल्लंघन, मतलब जो सिंबल होते हैं, रोड साइन होते हैं, इनका अगर आप उल्लंघन करने पर अपराध हो सकता है। तो भाई अगर आपने अनिवार्य वाले का उल्लंघन किया जो कंपलसरी है तो ये अपराध हो जाएगा और आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। तो साथियों, ये तीनों टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद में अगला वीडियो आएगा। पहला का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। अगला वीडियो धारा और अनुभाग से ले लिया जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बताएं। कोई भी सुझाव हो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।